हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं उत्तराखंड एलटी 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कैब और इससे संबंधित कार्य और इसके उद्देश्य। क्यों हमें कैब की जरूरत पड़ी, क्या है कैब की नीड, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है यूनिट फिफ्थ की हमारी क्लास एट्थ होने वाली है। यूनिट थर्ड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट फिफ्थ ये चल रही है। इस पे बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से यूकेएलटी की सारी यूनिट फर्स्ट पेपर की जो एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड की है वो खत्म करेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको जो है नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो भी यहाँ से मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम से कनेक्टेड है। बिल्कुल डीप और शॉर्ट में जो है दोनों तरीके से हम आपको बता रहे हैं। साथ में मैंने एमसीक्यू सीरीज चलाई भी है आपके लिए, तो वो आप एमसीक्यू सीरीज भी जरूर देखें मॉक टेस्ट की। वहां आप अपने आप के नॉलेज को चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कैब की तरफ। एक्चुअली कैब होता क्या है? तो कैब की जो फुल फॉर्म होती है वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये होती है कैब की फुल फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा का केंद्रीय सलाह शिक्षा सलाहकार बोर्ड। शिक्षा का केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अब जो ये कैब है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नाम से पता चल रहा है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो जो ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ये क्या करती है? राज्य और जो आपके केंद्र हैं उनके बीच जो है संबंध स्थापित करने के लिए, शिक्षा के विषयों की चर्चा के लिए कार्य करती है। इसके बारे में डिटेल से हम वन बाय वन देखेंगे। अब पहले ये देखिए कि शिक्षा संबंधी विषयों के लिए प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के लिए, प्रांतीय मीन्स राज्य सरकारों को, राज्य सरकार मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को जो है सलाह देने के लिए कैब की स्थापना 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। किस लिए की गई थी? राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए, वो भी किससे संबंधित? शिक्षा के संबंधित विषयों में। फिर क्या हुआ देखिए, 1923 में इसे विघटित कर दिया गया। देखिए 1921 में जो है स्थापना की, थोड़ा इसको ध्यान से आप समझिएगा, और 1923 में इसको दोबारा विघटित कर दिया। विघटित करने का मतलब इसको खत्म कर दिया गया। अब फिर क्या हुआ देखिए, हंटांग समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप 1935 में इसे पुनः स्थापित किया गया। अब जब हंटांग समिति आई तो उसने इसकी कार्य प्रणाली को फिर से जांचा, और 1935 में जो है हंटांग समिति से इसको पुनः स्थापित कर लिया गया। फिर 1944 में जो है शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर एक स्मृति पत्र तैयार करने का आदेश दिया, और सन 1944 में ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखी। फिर बोर्ड को इसकी स्वीकृति भी मिल गई। तो क्या हुआ, 1944 में जो है जो आपके जॉन सर्जेंट थे, इन्होंने क्या किया, एक स्मृति पत्र तैयार किया और वो उस कैब के सामने रखा, और उसको कैब ने स्वीकृति भी दे दी। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पत्र, जॉन सर्जेंट का जो पत्र है, वो किससे संबंधित है? तो वह राज्य तथा केंद्र की शिक्षा से संबंधित है, और वह जो है कैब यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना 1921, फिर विघटित हुआ 1923 में, पुनः स्थापना हुई 1935 में हंटांग समिति की सिफारिश पर। ये था कैब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। कैब की फुल फॉर्म सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अब देखिए जो कैब की संरचना है, संरचना का मतलब है कि यह किस तरह से जो है काम करती है। तो देखिए किस तरह से इसकी संरचना है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, यानी इसके जो चेयरमैन होते हैं कैब के, वो कौन होते हैं? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कैब के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। तो इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो कभी कभी पूछ सकता है कि कैब के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो वो है आपके पास केंद्रीय शिक्षा मंत्री।
केंद्र में जो आपके शिक्षा मंत्री होंगे, जैसे इस टाइम जो है धर्मेंद्र प्रधान जी है। भारत सरकार का दूसरा होता है इसमें भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता। भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, ये सरकार निर्धारित करती है कि वो किसे परामर्शदाता बनाती है। तो एक सदस्य अध्यक्ष हो गए, एक यहाँ से हो गया आपके पास शिक्षा के परामर्शदाता। फिर भारत सरकार द्वारा मनोनीत 15 सदस्य। फिर आपके पास 15 सदस्य यहाँ से मनोनीत होते हैं, वो भी भारत सरकार जो है इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, मनोनीत करेगी। अब इसमें से ध्यान रखिएगा कि 15 में से हमेशा 4 क्या होनी चाहिए, स्त्रियां होनी चाहिए। तो 15 यहाँ हो गए। फिर उसके बाद संसद के 5 सदस्य, जिसमें 2 राज्यसभा से होंगे और 3 लोकसभा से। ध्यान रखिएगा, 2 राज्यसभा से और 3 लोकसभा से। तो कुल कितने हो गए, 5 सदस्य, जिसमें से 2 राज्यसभा से और 3 लोकसभा से। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो कैब है उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, 2। लोकसभा के होते हैं 3। फिर है देखिए, भारत सरकार के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि में अंतर विश्वविद्यालय मंडल द्वारा चुने गए 2 सदस्य। जो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होंगे वो किससे चुने जाते हैं, अंतर विश्वविद्यालय मंडल द्वारा। और कितने सदस्य होते हैं, 2। तो एक अध्यक्ष, एक परामर्शदाता, 15 सदस्य जो भारत सरकार मनोनीत करती है, 5 सदस्य लोकसभा राज्यसभा से यानी संसद से, और 2 सदस्य जो है वो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होते हैं। अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद के 2 सदस्य, जिनको स्वयं परिषद मनोनीत करती है। तो अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी परिषद के कितने सदस्य होंगे, 2 सदस्य। प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि जो शिक्षा मंत्री होता है। तो हर राज्य का शिक्षा मंत्री, अब जितने भी राज्य हैं जैसे 28 और 29, तो 29 का शिक्षा मंत्री। मंडल का सचिव, जिनको केंद्रीय सरकार सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंडल का सचिव भी बनता है एक, और वो जो है वो केंद्र सरकार नियुक्त करती है। सामान्यतः केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा सचिव ही इस सचिव का कार्य करता है। तो जनरली क्या होता है, शिक्षा सचिव जो है वही इस पद पे रखा जाता है, एक आदमी। तो इस तरह से ये 8 अलग अलग तरह से संस्था के रूप में कार्य करते हैं और यहाँ से मनोनीत होते हैं। तो आपको इसका अध्यक्ष से एक चीज ध्यान रखना है कि एक होता है शिक्षा परामर्शदाता, एक। 15 सदस्य जो है वो भारत सरकार मनोनीत करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊं, यहाँ से एक तो अध्यक्ष कौन होता है वो जरूरी है। एक जो है आपके पास कि संसद से कितने सदस्य होते हैं। तो 5 सदस्य, जिसमें से 2 राज्यसभा से और 3 लोकसभा से। साथ में जो है अंतर विश्वविद्यालय मंडल द्वारा चुने गए 2 सदस्य। फिर इससे एक और इम्पोर्टेंट हो सकता है कि क्या शिक्षा मंत्री, जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं, वो भी कैब के सदस्य होते हैं। तो हाँ, वह भी कैब के सदस्य होते हैं, जितने राज्य हैं उनके शिक्षा मंत्री। और साथ में जो है शिक्षा सचिव। तो ये है कैब की संरचना। आगे बढ़ते हैं, देखिए कि कैब कार्य क्या करती है। तो कैब का जो मंडल आपने बनाया इतने सारे सदस्यों का, उसका जो 2 प्रमुख कार्य हैं, देखिए बहुत सारे मेन कार्य और भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख जो 2 कार्य हैं वो क्या है, देखिए शिक्षा की प्रगति के संबंध में उपयोगी तथ्य एकत्र करना, दोनों तथ्यों का निरीक्षण करके अपने सुझाव को केंद्रीय प्रशासन तक भेजना। शिक्षा की प्रगति के संबंध में उपयोगी तथ्यों को एकत्रित करने का मतलब है कि जो भी चीजें जरूरी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो चीजें जरूरी है उनको एकत्र करना, और एकत्र करने के बाद उन तथ्यों का निरीक्षण करना कि क्या वह सही है कि नहीं है, और निरीक्षण करने के बाद उनको जो है कहाँ भेजना, केंद्रीय प्रशासन को भेजना। दूसरा क्या है, भारत सरकार और किसी भी प्रांतीय सरकार द्वारा किसी भी शिक्षा से संबंधित समस्या पर अपने विचार प्रकट करना। इस मंडल का कार्य ये भी है कि वह अपने विचारों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रकट करेगी कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। अब इस मंडल की जो है वर्ष में एक बार बैठक आवश्यक होती है, ये ध्यान रखिएगा कि इस मंडल की जो बैठक है वो क्या होती है, वर्ष में एक बार होना ही होना है, ये ध्यान रखिएगा। अब अपनी बैठक में यह मंडल देश के प्रमुख शैक्षिक समस्याओं पर विचार करता है और उन्हें संबंध में सुझाव प्रस्तुत करता है। इस मंडल की 4 स्थायी समितियों के द्वारा कार्य होता है। जो इसकी 4 समितियां होती हैं, 4 समितियां, वो क्या क्या है देखिए, प्राथमिक और बेसिक शिक्षा समिति, सामाजिक शिक्षा समिति, माध्यमिक शिक्षा समिति और उच्च शिक्षा समिति। ये जो है आपके कैब के मंडल की समितियां हैं। तो कैब के मंडल की कितनी समितियां होती है, 4।
प्राथमिक या बेसिक शिक्षा समिति, सामाजिक शिक्षा समिति, माध्यमिक शिक्षा समिति और उच्च शिक्षा समिति। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो ये वर्तमान में जो ये मंडल है उसके कार्य क्या क्या है, जो ये समितियां आपने देखी उनके कार्य क्या है। तो सबसे पहले शिक्षा के आय व्यय पर विचार करना, संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा का निर्धारण करना, जो पैसा का लेन देन, ये सारी चीजें। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों से संपर्क स्थापित कर शिक्षण के कार्यक्रमों, योजनाओं और क्रियाओं को सफल रूप में क्रियान्वित करना। तीसरा क्या है, शिक्षा संबंधी नवीन योजनाओं का निर्माण करना और उसको क्रियान्वित करते हुए उनकी सफलता हेतु परामर्श देना। जो नई नई योजनाएं चलती हैं, नई नई योजनाएं जो चलती हैं, वो भी किसके द्वारा चलाई जाती हैं या किसके परामर्श से चलती हैं? कैब के। शैक्षिक प्रकरणों, विवादों, विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकार का समय समय पर परामर्श देना। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देती है शैक्षिक प्रकरणों को अच्छे से चलाने के लिए। फिर क्या है, शिक्षा सूचना कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक सूचनाओं को एकत्रित करके प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित करना। फिर क्या है, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक विकास और प्रसार करने संबंधी परिवर्तनों का नेतृत्व देना। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है कि क्या करते हैं कि शिक्षा के जितने भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं उनका प्रचार प्रसार हो, और उसमें जो भी चेंजेस लाने हो वो किसकी हेल्प से या कौन उसकी सलाह देता है? कैब देता है। संपूर्ण देश में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण हेतु विचार करना, और केंद्र तथा राज्य स्तर पर सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कठिनाई को दूर करने के लिए दक्ष मंडल के रूप में कार्य करना। देखिए, ये जो है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कठिनाई को दूर करने में दक्ष मंडल के रूप में कार्य करती है कैब का जो मंडल होता है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट काम है। आगे बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि कैब के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कैब जो है संयोग और समन्वय रखता है। कैब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक पुल के रूप में काम करता है। देखिए, मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही कि जो क्या है, अगर ये राज्य सरकार है और ये आपके पास केंद्र सरकार है, आपको पता है कि जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय होने के नाते शिक्षा पर किसका नियंत्रण है? केंद्र तथा राज्य दोनों का। केंद्र शिक्षा पर खर्च करता है 60% और राज्य खर्च करता है 40%। तो क्या है आपके पास कि ये जो कैब है ये इन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है। पुल का काम करता है कैब। तो ये आपके पहाड़ का एक गधेरा है राज्य सरकार, और ये केंद्र सरकार एक दूसरा गधेरा है। इस गधेरे को उस गधेरे से कनेक्ट करने का काम किसका होगा? आपके पास कैब का होगा। अब दूसरा क्या है, देखिए, यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। देखिए, यह जो है सबसे बड़ी बात इसकी है कि ये एकता के सूत्र में बांधता है। एकता के सूत्र में बांधता है किसको? शिक्षा को। क्यों? क्योंकि कैब ही एक ऐसी संस्था है जो राज्य और केंद्र दोनों को एक साथ मिला के शिक्षा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए कैब का बहुत महत्वपूर्ण काम क्या है कि यह जो है शिक्षा को एकता में बांधता है। यानी पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, वो भी किसका योगदान होना चाहिए? कैब का। सुधारों और मार्गदर्शन बोर्ड शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को नवीन प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। जो नवीन मार्गदर्शन है वो भी प्रदान करता है कौन? कैब। उभरते रुझानों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर अध्ययनरत रहकर कैब भारतीय शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार में योगदान करता है। तो ये जो है, जैसे आप बाहर के देशों में क्या हो रहा है, जैसे आपके अभी जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री थे वो भी बाहर गए थे, तो उनकी भी योजना कैब के अंतर्गत ही आएगी कि वो किस तरह से विदेशी चीजों को भारतीय शिक्षा क्षेत्र में लाया जाए। तो ये है कैब का। तो यहाँ से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों का समाधान। देखिए, संयोग और समन्वय कर लिया, लेकिन चुनौतियों का भी सावधान करना है। कैसे? कैब शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों का समाधान करती है। कोई भी समस्या अगर है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके समाधान के लिए कैब जो है वो क्या करती है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो है वो क्या करता है? आपको सुविधा प्रदान करता है, समाधान करता है। इसमें स्थायी समाधान खोजने के उद्देश्य में गुणवत्ता सुधार,
देखिए क्या क्या सुधार होते हैं। एक तो गुणवत्ता सुधार होगा, एक आपके पास शिक्षक प्रशिक्षणों की व्यवस्था, पाठ्यक्रम विकास किस तरह से किया जाए, और शिक्षा तक पहुंचे जैसे मामलों पर चर्चा की जाती है। इन सभी मामलों पर चर्चा की जाती है। और सबसे बड़ा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा। स्कैप का जो है महत्वपूर्ण कार्य है, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समावेशी शिक्षा के लिए क्या कहता है कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो लिंग भेदभाव हो, भौगोलिक स्थिति का भेदभाव हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति का भेदभाव हो, बिना किसी भेदभाव के जो है सबको जो है समान शिक्षा का प्रावधान दिया जाए। ये बात करता है कैब। आगे बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो ये थी कैप की इंफॉर्मेशन। तो कैप भी आपका एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आप इसको जरूर डीपली पढ़िएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आपके लिए पहले प्रश्न क्या है आज की क्लास का। शिक्षा के क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए लाया गया है। देखिए इसका आंसर तो आप सभी लोग दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये पूरा डिस्कस किया है। कैप, यूजीसी, एमएचआरडी या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो इसका सही हो जाएगा कैप। जब हमने शिक्षा और समन्वय की बात की थी राज्यों और केंद्र के बीच, वो था आपका कैप। दूसरा प्रश्न है, देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को एक सलाहकार बोर्ड के रूप में स्थापित किया गया, यह किसकी सिफारिश थी? जो यूजीसी को बनाने की सिफारिश थी वो किसकी थी? तो वो कर्जन, सर्जेंट, वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन। तो वो थी आपके पास सर्जेंट रिपोर्ट की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो आज का लास्ट प्रश्न, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना एक सलाहकार निकाय के रूप में कब की गई थी? तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, एक पहली भी क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जो आपकी AICTE है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। होपफुली आपको आज की क्लास फ्रूटफुल लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए चैनल को, ताकि नए नए लोग हमसे जुड़ पाएं और आपकी प्रिपरेशन में मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। गुड लक, बेस्ट ऑफ जर्नी।